बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इशू ऑफ द डे। मैं हूं तारिक शेख और मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल असद महमूद साहब, थैंक यू, और इकबाल शाहिद साहब। जी इकबाल साहब, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? बस बड़ी मेहरबानी तारिक साहब, बहुत शुक्रिया। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जरदारी साहब ने, और मेरा ख्याल है कि अपनी ज़िंदगी में ऐसी बॉडी लैंग्वेज नहीं देखी आज तक जरदारी साहब की। ये जो बॉडी लैंग्वेज थी कल की, और बड़े हैप्पी और बड़े खुश, और उसने कि चीज़ें जो अदा हो रही थी ना उस वक्त, एक तो वो जाते जाते फ़ौज के बारे में कुछ ऐसे तौहीन अमेज़ कोई ऐसे अल्फाज बोल गए कि उसने जी कि वो बेचारा खुडे लाइन लगा, फैज़ हमीद साहब, उनको तो खुडे लाइन लगा दिया। अच्छा, उसके बाद वो तरदीद कर रहे हैं। वो तरदीद का फ़ायदा, ऐसी तरदीद का फ़ायदा नहीं। तरदीद उन्होंने नहीं की, उन्होंने ये कहा कि मैं वो जोश खताबत में बात कर गया, बात हो गई। नहीं, जोश खताबत तो इस वक्त होता है ना जब ये रूटीन में बात होती है, तो जोश खताबत भी तो उसी वक्त आता है ना जब मसले रूटीन में हम बात कोई भी बात कर रहे हैं रूटीन में आउट ऑफ द कैमरा, तो उस वक्त ये बातें होती हैं ना। तो ये बात इसीलिए रूटीन में हुई ना कि ये बात रूटीन में थी। तारिक साहब, ये अटेंशनली की जाती है, और निज़ाम का आप हाल देख लें कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी फ़ौज दुनिया के ऊपर टॉप 10 में आती है, बल्कि 5 में आती है। जी बिल्कुल। हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी नंबर 1 पर आती है, जिनको वो हेड करते रहे हैं कोर कमांडर पेशावर फैज़ हमीद साहब। और ये है जुर्रत इन ठगों, चोरों, डाकुओं की, ये इस हद तक आगे चले गए हैं, अपने केसों को मैनेज कर लेते हैं, वोट लेके आ जाते हैं। मुल्क में जमहूरियत नाम की एक चीज़ है जिसको मैं तो खैर कभी नहीं मानता। पाकिस्तान में एक प्राइवेट लिमिटेड फर्मों की तरह ही अपनी पार्टियों को चलाते हैं, उनके एमडी या सीईओ बने होते हैं। उन्होंने कल असल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मकसद था ना तारिक साहब, वो और था। वो ये था कि मियाँ नवाज शरीफ ने हंगामी तौर पर बुलवाया अपनी काबीना के मेंबर को और वज़ीर आज़म साहब को, और उस रात ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था 2 चीज़ों का। एक तो मुख्तलिफ यानी ख्यालात लोग कर रहे थे जिसको आप कह सकते हैं अंदर की बातें कर रहे थे, कि कहीं से उनको कहा गया कि जो इमरान खान इतने बड़े जलसा कर रहा है और आप महंगाई को कंट्रोल नहीं कर रहे, मईशत तबाह बर्बाद होती जा रही है, बाहर से आपको पैसा नहीं मिल रहा, किस्तें देनी है, बिजली महंगी कर रहे हैं, तो लोग बाहर निकले खा जाएंगे आपको। जी। तो ये फौरी तौर पर आप करें कि इलेक्शन अनाउंस करें। ये जो है ना असद जरदारी को जब ये पता चला तो उन्होंने उस सबोटाज करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, और सबसे पहले तो उसने कहा नवाज शरीफ के मैसेज देने से ये पहले का मैसेज है कि हकीकत होना क्या है। उन्होंने कहा मेरी नवाज शरीफ से बात हो गई है, तो मैं उनके बिहाफ पर बात कर रहा हूँ कि इलेक्शन उस वक्त होंगे जब इलेक्शन रिफॉर्म हो जाएंगे और नैब रिफॉर्म हो जाएंगे, मतलब नैब को ख़त्म करें। और साथ साथ वो उसने मुंह चढ़ा रहा था, ऐसा एक बंदा जो पाकिस्तान को लूट के खा गया, कि जनरल फैज़ हमीद, जिस तरह अभी मैंने कहा कि पूरी दुनिया में इंटेलिजेंस नंबर 1 पर हेड कर चुका है। जी बिल्कुल। कि वो बेचारे को खुडे ना लगा दे। तेरी औकात क्या है, मुझे बताइए ना, कि तुम इस किस्म के पाक फौज के इतने बड़े जनरल, जो पेशावर है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है, वहाँ बहुत थ्रेट है, वहाँ हमारी फेंस लगी हुई है, वहाँ वो जानों की कुर्बानी पेश कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? ये है, इसीलिए ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस या उन्होंने जो मैसेज दिया है वो ये है कि हम बार बार कह रहे हैं कि सियासत दूर रखो, बस सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। लेकिन इसके अलावा हम जैसे लोग जो जलते कुड़ते रहते हैं कि ये नौबत क्यों आई, कि कब से अगर रोकते पहले दिन ही कोई जवाब देते सख्त। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब तनकीद कर रहे थे, मरियम कर रही थी, फलाना कर रहा था, तो आप रोकते। अब जब बात कदीर कमान से निकल गई, तो जो अभी आदमी उठता है उसका पसंदीदा मशगला है कि फौज पर तनकीद के करना। सब ठीक मैं कह रहा हूँ आप, मतलब अच्छा, ये जो वार्निंग दी है फौज ने, क्या ये आखिरी वार्निंग होगी? ये मैं इसको मैं माइक देता हूँ कर्नल साहब को। जी कर्नल साहब, क्या कहते हैं आप? राइट तारिक साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आसिफ अली जरदारी की, मुझे सारी चीज़ें वो याद आ रही थी कि जब इसको अदालतों में बुलाया जाता था मुख्तलिफ़ तरह के करप्शन के मुकदमात के अंदर, और ऐसे बैंक अकाउंट्स के अंदर अरबों रुपए रखना, कोई जिनका ऐसा कोई जानता नहीं था। और देन द टाइप ऑफ एक्टिंग ही यूज्ड टू डू,
कि जी कभी एम्बुलेंस के अंदर है तो कभी व्हील चेयर पर बैठा हुआ है, कभी देयर सो मैनी पीपल और उसको हाथ देख लेके आ रहे हैं। एंड एट टाइम्स वो एक्टिंग इतनी रियल लगती थी कि कोई शख्स फील करता था कि वाकई ही इज़ रियली सिक और उसके साथ इस तरह नहीं करना चाहिए, रास्तों में नहीं जाना चाहिए। एंड द वे यू एवरीबडी सॉ हिम यस्टरडे, उसकी जो प्रेस ब्रीफिंग थी, और उस प्रेस ब्रीफिंग के अंदर बॉडी लैंग्वेज तो अलहदा छोड़ दें, जो रौनक, जो तकब्बर और जो नखवत थी उसकी बॉडी लैंग्वेज में और जो उसकी बातचीत थी। और फाइनली जब वो आखिरी सवाल उसने जिस तरीके से लिया और जो उसने बदतमीज़ाना तरीके से, आई वुड से कि एक फ़ौज के सर्विंग 3 स्टार जनरल के ऑफिसर के बारे में जो रिमार्क्स अटर किए, ऐसे इससे ख़राब कोई चीज़ कोई हो नहीं सकती। और अनफॉर्चुनेटली ये जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं, पाकिस्तान के जो लिबरल्स हैं, इंक्लूडिंग सो मैनी मीडिया पीपल, दे हैव बिकम हैबिचुअल। वाई इट इज़ सो? बिकॉज क्योंकि सारी चीज़ें चलती रही, दे कीप ऑन आई वुड से जी के प्रोपिगेशन करते रहे, इल्ज़ामात इन अवे लगाते रहे, और फिर नाम ले लेके, मतलब चाहे मरियम सफदर की बात करते हैं, चाहे नवाज शरीफ की बात करें, नवाज शरीफ की पार्टी के कुछ लोगों की बात करें, आसिफ अली जरदारी की बात करें, तो ऐसा लगता था इट इज़ ऑल फ्री फ्रॉम देम और वट एवर दे कैन से, यस दे आर इंटाइटल्ड टू। बट आई वुड से कि अनफॉर्चुनेटली आपका जो कानून है या आइन जो है, दैट सेज कि जी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ राइट जो आप करते हैं, उसकी भी कोई कदगन उसके ऊपर है कि आप अदलिया के ऊपर, आप अपनी फ़ौज के ऊपर, और फिर रियासत जो कहती है जिन चीज़ों से आपको मना करती है, दोस्त ममालिक के बारे में, या ऐसी कोई चीज़ है जो कि आपके दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात को इफ़ेक्ट करती है, वो उसके ज़ुमरे में नहीं आती। बातचीत के इजहार की जैसे बात करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये जो मीडिया के लोग हैं, दे हैव गॉन एब्सोल्युटली स्कॉट फ्री। दे फील कि नहीं, नथिंग ऑफ दैट काइंड, लॉ इज़ एक्चुअली मेंट टू फैसिलिटेट देम एंड नॉट बेसिकली कि उनको किसी तरह का कुछ चेक आ जाए। कैसे ज़रूरत पेश आई? क्योंकि उन्होंने तो जो लंदन में एक मशवरा हो रहा था, और जो मुबैना तौर पर ये कह सकते हैं कि कोई फ़ैसला होने जा रहा था, जब ख्वाजा आसिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा की और वो प्लांटेड थी BBC को, जब उन्होंने ये पूछा सवाल कि आप नए आर्मी चीफ को कब ला रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी नेक्स्ट गवर्नमेंट लाएगी। तो फिर उसने कहा कि इंटरम लाएगी, उसने कहा नहीं, इंटरम से के बाद हुकूमत भी आ चुकी होगी। तो उसने कैलकुलेट करके बताया, फिर आपके पास 2 महीने हुए ना, तो उसके रद्द अमल में आसिफ। अच्छा, एक बादशाह साहब इसमें हम ये भी देखते हैं कि मरियम नवाज ने 2 दिन पहले जलसा किया, 3 दिन पहले उसने भी उसने के लफ्ज़ों की अदायगी जो है ना, उसकी लफ्ज़ों की अदायगी भी यही थी कि जी हमने मसले के बैसाखियाँ जो है वो उनकी निकली है और धड़ाम से जो है वो खान साहब नीचे का। उसने तार साहब ये कहा कि जिस दिन इमरान खान बेफैज हुआ, हाँ बेफैज हुआ। अच्छा, फैज तो एक ही है, फैज हमीद, जिसके ये बातें ये करते रहते, बल्कि पहले तो और भी ज़्यादा करते थे। उसी सियाकुस बाग में तो ये ISPR ने ये बयान दिया है। ये करूँ साहब ऐसा ही है। सो व्हाट आई से कि ये जो आपने बात की मरियम सफदर की भी अगर आप ये बात करते हैं, शी इज़ द वन के जिसने इनिशिएट किया ये सारा प्रोसेस अपनी ही मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़ एक ऑर्गेनाइज्ड मीडिया सेल के थ्रू कंपेन करने की। अगर आपको याद हो, जब 2013 में नवाज शरीफ ने एज प्राइम मिनिस्टर ओथ लिया, उसके अगले 3 महीने के अंदर शी वाज एबल टू इस्टेब्लिश अ मीडिया सेल प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर ऑन गवर्नमेंट एक्सपेंस। और किस लिए? कि जी अपनी पार्टी के लोगों को वहाँ पर बुलाना, उनको गाइड करना, आपने क्या बोलना है, और प्लस फिर मुख्तलिफ तरह की जो सोशल मीडिया के टूल्स से उनको जिस तरीके से यूज़ किया गया, एवरीबडी यूज़ टू अंडरस्टैंड कि अच्छा इसके पीछे एक लिहाज से कौन है। ये चीज़ें चलती रहीं, कभी नवाज शरीफ, कभी जो है वो मरियम सफदर, फिर उसी के अंदर फिर देखे ना सिरिल अलमीडा को बीच में एक लिहाज से आ गया। मैं जो चीज़ आपसे मैं कहने लगा हूँ, फिर आसिफ जरदारी की बात करते हैं कि जी आप तो 3 साल के लिए, हम तो यहाँ हमेशा के लिए रहने के लिए हैं, कि जैसे ये पाकिस्तान का ठेका लेकर आ गया है। जरदारी जिस वक्त जी बात कर रहा था और बड़ी रौनक से, तकब्बर से, और वो कोई भी लफ्ज़ बिला वजह नहीं बोला उसने। एक तो उसने सबोटाज किया कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास हुकूमत है, वो जूते खा रही हर तरफ से, काम चल नहीं रहा। दूसरा कि कहीं अनाउंस ना कर दें तो मैं पीछे ना रह जाऊँ। असल ये है कि उसी दौरान सिंध में थार में लोग मर रहे थे। हाँ, सिंध में आप हाल देखें ना, थार में आप कंडीशन देखें क्या है। और वो अच्छा, कल ये एक लफ्ज़ बोल रहा है जरदारी साहब, एक लफ्ज़ बोल रहे हैं जी कि मैं
जहाँ से आया हूँ ना, आपके 48 डिग्री है, वो वहाँ पे डिग्री 48 है लेकिन उसकी तपश 58 जितनी है। हाँ, ये कहा 58 जितनी तपश है, और वो 58 की तपश में से आया है। नहीं तारिक साहब, वो जो 58 और 48 की तपश है ना, ये तो क्रिमिनल आदमी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये तो कभी इसने वो गर्मी तो देखी नहीं जो एक आम सिंधी हारी जो है, या फिर सदर्न पंजाब का हमारा। और आज भी अगर लाहौर की बात करते हैं, लाहौर में 47 डिग्री का टेम्परेचर था, एंड यस इसकी जो फील थी इट वाज मोर देन 55 डिग्री। नो व्हाट इज़ दैट? सो ये हमें इस तरीके से ये लोगों को ना बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आज कुछ पिक्चर देखी है, मौजूदा थर में जो पिक्चर देखी है, लोग पानी से मर रहे हैं, पानी से मर रहे हैं। और इसने सिंध की जो कंडीशन इन्होंने जो की है ना, पीपी ने, वो इस तरह कंडीशन कर दी है कि इनको जानवरों और इंसानों में पता ही कोई नहीं, जानवर भी मर रहे हैं और इंसान भी मर रहे हैं। कंसर सामने नजर आ रही है इस वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये सिंध में क्या हो रहा है, और लोग बकायदा पानी से, और ये मसले की इस्लाह कर रहे हैं जी कि मैंने नैब को सीधा करना है, मैंने उसको सीधा करना है। देखें ना इन्होंने क्या करना है, अगर देखें ये खुद एक दूसरे को एनआरओ दे रहे हैं। और अगर आप थोड़ा सा इन डेप्थ जाके देखें, पीपल्स पार्टी नून लीग के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, ये आपस में लड़ाई झगड़े का तासुर देते रहे, टोपी ड्रामा करते रहे, बट प्रैक्टिकली देवर फ्रॉम इनसाइड एक कि जी पहले तुम करो फिर हम करेंगे। देखें ना 14 साल ऑलमोस्ट पूरे होने को आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी सिंध को रूल कर रही है। इंटीरियर सिंध को, अर्बन सिंध को आप देख लें, उनके उनके लोगों के हालात देख लें। कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास की देखें, वहाँ की जो ज़िंदगी इतनी मुश्किल है, पीने को पानी नहीं, रोडें ख़राब हैं, गटर सिस्टम सारे का सारा ख़राब है। कराची जो कि 70 की दहाई के अंदर कहते थे जी कि ये एक्चुअली देखते हैं कि कराची, लंदन या न्यूयॉर्क में से कौन सा सबसे बेस्ट शहर होगा। इन्हें इमेजिन करो, टॉप 3 सिटीज़ के अंदर इस दुनिया में आता था, उसको उन्होंने कचरा कुंडी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और ये एक्चुअली इन्होंने मुहाजिरों को, मुहाजिर मैं नहीं कहूँगा, उन पाकिस्तानियों को जो कि शहरी सिंध के लोग हैं, उनको सज़ा देने के लिए ये सब पीपल्स पार्टी पिछले 14 सालों से कर रही है। आप ये देख लें, यानी इंटीरियर सिंध का शख्स है, उसको उन्होंने बना के दिया डोमिसाइल, ही इज़ वर्किंग इन कराची के अंदर। ये इस तरीके से ये सिचुएशन एक लिहाज से चली आ रही है। फिर यहाँ मैं आपसे कहूँगा कि जो NFC अवार्ड है, जिसके तहत अरबों रुपए जो हैं वो सारे सूबों को जाते हैं, तो सिंध के अंदर तो सारे के सारे पैसे, अगर नहीं तो आधे पैसे तो उनकी जेबों में जा रहे हैं। जी बिल्कुल, हाँ 100% ऐसे ही बात है। अच्छा जी कर्नल साहब, आज जो फौज ने बयान दिया है कि हमें सियासत से दूर रखा जाए। देखिए ना, एक मैं आपसे अर्ज़ करूँ, और चैनल पे भी इसी तरह की बात हुई, फ़ौज के बारे में सियासत जनरली एक टॉपिक बन गया है। मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ कि आप समझते हैं कि डीप स्टेट, जैसे आप CIA को देखते हैं अमेरिका के अंदर, FBI को, डू यू थिंक कि क्या उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है अमेरिकन गवर्नमेंट के अंदर? इवन ये जो इलेक्शन हुए और पिछले वाले इलेक्शन जो हुए, उसके अंदर डीप स्टेट जो अमेरिका की थी उसने एक लिहाज से काम किया, वहाँ के एस्टेब्लिशमेंट ने काम किया। इंडिया के अंदर ज़रूरत क्या थी, एक्शन होना चाहिए। मेरा मकसद है कोई जो फौज का एक अदारा है, ISPR, वो इन इस तरह बयान देने से ये लोग बाज आ जाएंगे। मैं ये प्रैक्टिकल कोई सज़ा होनी चाहिए। तो देखिए ना, अब मैं आप एक सर्च करूँ फौज के अंदर, जो फौज को जो खराब किया जा रहा है, ये मास्टरमाइंड है कौन? इससे बेसिकली इंडिया को ले लें, इंडिया इस बेसिकली उसको सारी चीज़ों को रूल कर रहा है। और ये नून और पीपल्स पार्टी को मैं कहता हूँ ये फैसिलिटेटर बने हुए हैं एक लिहाज से, यानी कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट और आपकी जो उस वक्त की अपोजिशन है, नो दे आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर दी वन, कि इनका नैरेटिव एक स्टेज पे आके एक हो गया। जब ये एक हुआ तो इसके बाद हर चीज़ क्लियर थी। देखें ना, अमेरिकन कौंसलर जनरल जो है वो जिस तरीके से धंधराता फिरता रहा है लाहौर इस्लामाबाद के अंदर, जिस शख्स के कंधे पे उसने हाथ रखा वो टूट के अलग हो गया, उसका ज़मीर जाग गया। इससे पहले वो सोया हुआ था, उसको पता चला अच्छा ये सारा कुछ हो रहा है। और जिस तरीके से ख़रीदो फरोख्त, जिस भयानक तरीके से आप से कि जमहूरियत का खून होते हुए आपने इन लोगों के हाथों देखा जो कि 30-30 साल इस पाकिस्तान को और सिंध को और पंजाब को रूल कर चुके हैं। आप से इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट, इट इज़ सो अनफॉरगिविंग। आप सोच भी नहीं सकते कि ये सब कुछ हो रहा है। एक और मैं आपसे बात करूँ, अगर आज से 1 महीना पीछे चले जाएँ, व्हाट वाज योर फॉरेक्स रिजर्व लेवल, बाहर से कितने पैसे आ रहे थे, आपका ट्रेड डेफिसिट कितना कम था, और उसी के साथ डॉलर वर्सेस अब रुपये की बात करते हैं, और सी अब व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ। ये सिचुएशन इज़ सो डेंजरस। मैं हकीकत बताऊं आपको
पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हर शख्स परेशान है, व्हाट इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर, हम करेंगे क्या, होने क्या जा रहा है। आप किसी कारोबारी शख्स से मिल रहे हैं, एवरीबडी इज़ अपसेट, व्हाट इज़ टू बी डन, करना क्या है। बाहर से जो ऑर्डर थे वो एक लिहाज से ख़त्म होना शुरू हो गए, बाहर से रॉ मटेरियल ला रहे थे वो मुश्किल होता जा रहा है। जब रॉ मटेरियल नहीं आएगा, बनेगा यहाँ पे माल कैसे, बाहर एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कहाँ से पूरे करेंगे, नतीजा क्या हो रहा है, ये सारे ऑर्डर जो बांग्लादेश और इंडिया को दोबारा जाना शुरू हो जाएंगे। यानी वो काम जो 3.5 साल फ़र्ज़ करें पिछली गवर्नमेंट ने किया था। साहब इसमें आया है ख़ास तौर पर कि आप देखें जो एलिगेशन पीटीआई के ऊपर थे कि कश्मीर को बेच दिया गया है वो तो अब क्लियर हो गया है कि पीटीआई की हुकूमत ने कई दफ़ा फ़र्ज के बावजूद, ज़रूरतों के बावजूद, नहीं ऐसे जो नारे थे ना ये तो बिल्कुल फजूल नहीं यार साबित हुए हैं। ये जो पीडीए बनी बात सुने, वो ये है इल्ज़ाम लगाते थे कि उनके साथ इनका कश्मीर बेच दिया, उन्होंने तजारत नहीं की। ये इन्होंने आते ही काबीना ने मंजूर किया कि इंडिया के साथ तजारत की जाए, और उनके मुतल्लिक़ था कि यहूदी एजेंट हैं, और इनके दौर में एक डेलीगेशन पाकिस्तान का इस वक्त इसराइल का दौरा भी कर रहा है। सूरत हाल जो इस तरह है कि किसी न किसी अदारे को अब आगे बढ़ना ज़रूरी हो गया है ताकि इलेक्शन या तो फौरी हो जाएं या फिर ये मुल्क में जो अनारकी है ये एक बहुत खौफनाक। नहीं, आज जो खान साहब की स्पीच है, आज जो उन्होंने अटक में जलसा किया है, बड़ा बोल्ड बोल रहे हैं वो खान साहब, और इसमें जो मैं देख रहा हूँ इसमें खूनी इनकलाब आ सकता है अगर मसले यही सिलसिला चलता रहेगा। अगर इस तरीके से ये कहेंगे जरदारी साहब अपनी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये अपनी जगह करते हैं, अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा तो ये तो खूनी इनकलाब आ रहा है। दैट इज़ एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है। और मैं आपसे बताऊं, एक आम पाकिस्तानी को मैं जिस तरीके से, जिसको कहते हैं ना आप गुस्से के अंदर देखते हैं, मैंने कभी ये कैफियत पाकिस्तान के अंदर से पहले नहीं देखी थी। सो दैट मीन कि सिचुएशन तो बिल्कुल वॉलेटाइल है। उसी के साथ मैं आपसे बताऊं, जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो हुआ है कि पाकिस्तान के जितने इदारे काम कर रहे हैं उसके ऊपर लोगों का एतमाद जो है वो गैर मतज़लज़ल हो गया, लोगों का ट्रस्ट एक लिहाज से उठ गया है। ठीक है ना, ये दिस इज़ समथिंग वेरी, यानी इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, यू अंडरस्टैंड कि नहीं यार किसी तरीके से भी ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर मुनसिफाना इंतखाबात नहीं कराएगा, बिल्कुल नहीं कराएगा। हकीकत में मैं आपको बताऊँ, एंड दे आर वर्किंग आउट सम स्ट्रैटेजी कि किसी सूरत के अंदर भी ऐसे इलेक्शन हो जाएं कि वो लोग इवन जो मर चुके हैं उनके भी वोट एक लिहाज से नून और पीपल्स पार्टी जो है वो उसको कास्ट करें, और पीटीआई एक्चुअली शुड नॉट बी। इस वक्त देखा जाए तो सबसे यही बड़ा काम हो रहा है, ये पार्टियां कर रही हैं जो गवर्नमेंट के अंदर मौजूद हैं, ऐसे कवानीन, ऐसे हरबे, ऐसी सारी चीज़ें विद दी हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन ही लेकर आ रहे हैं कि किसी सूरत के अंदर भी पीटीआई को अगला इलेक्शन नहीं जीतना चाहिए, चाहे थिन मेजॉरिटी भी होती है, ये सारे मिलकर हुकूमत बना लें। ये दिस इज़ व्हाट देयर, और उसी के साथ डेफिनेटली इन्होंने अपने सारे मुकदमे ख़त्म करने हैं। देखें इसमें सारे मुकदमे तो वो थे या पीपल्स पार्टी ने नून पे किए थे, ये नून ने पीपल्स पार्टी पे किए थे, सिवाय एक मुकदमे के जिसके ऊपर मेरे ख्याल 14 मई को जब इंडैक्टमेंट हो रही है इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर या उसके बेटे के ऊपर, वो जो उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की थी 16 अरब 14 अरब रुपए की, और मकसूद चपड़ासी के नाम के ऊपर भी जो अरबों रुपये एक लिहाज से उन्होंने डाले थे उनके अकाउंट के अंदर। उन्होंने कहा जी हमें तो पता नहीं इस अकाउंट में किसने पैसे एक लिहाज से डाले हैं, और ये पैसे खुद इस्तेमाल। और ये केस ऐसा है, मैं आपको ये बताऊँ, ये चलता है, इसका जो चालान है इट इज़ इन थाउजेंड्स ऑफ पेजेस के ऊपर है, इसमें से इनके लिए बचना मुश्किल है। जी बहुत शुक्रिया। ये था नाजरीन आज का इशू ऑफ द डे। तारिक शेख को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।